नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और ये अपने 6 नंबर की क्लास है, मतलब छठी क्लास है आज। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में हम करेंगे अध्ययन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये हेडिंग है आपका और ये लिखा हुआ है गेस्टाल्ट, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना, तो स्कूल को लेकर यहाँ इसका मतलब विद्यालय नहीं है, स्कूल का मतलब है अपने आप में एक संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्दीमर ने की थी। और कब की थी? 1912 ईस्वी में, ठीक है। कोलर और कोप का इसके क्या थे? सह संस्थापक थे। इनको आप समर्थक भी बोल सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। अब गेस्टाल्ट है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना समग्राकृतिवाद, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य होता है, थोड़ा साइड में बता दूं यहाँ पर, गेस्टाल्ट है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द। इसका तात्पर्य क्या होता है? इस शब्द का तात्पर्य होता है पूर्ण, संपूर्ण, समग्र, पूर्णाकार, ये होते हैं इसके मीनिंग। ये क्या कहता है? ये गेस्टाल्टवाद कहता है कि आप किसी मनुष्य प्रारंभ में किसी भी वस्तु को उसकी समग्राकृति, उसके पूर्णाकार के आधार पर देखता है, सोचता है, उसको समझता है। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर उनका कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु को, किसी वस्तु या कोई मतलब दृश्य आदि जो भी हो, उसको उसके भागों की बजाय पूर्ण आकार में क्या करता है? उसको देखता है, समझता है, प्रत्यक्षण करता है, जो भी समझो, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो आप, ये एक सड़क चल रही है, ठीक है। ये सड़क है, एक देसी उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ से एक कार निकली, कार गुजरी और रेड कलर की कार थी, मान लो रेड कलर की कोई एसयूवी कार थी। तो अब सबसे पहले आपने कार को किस हिसाब से देखा? क्या आपने ऐसे नोट किया कि जैसे ये कार है, कि इस कार के टायर ऐसे थे, टायरों को देखा? या फिर ऐसे देखा कि गाड़ी की स्टीयरिंग ऐसी थी? या फिर गाड़ी के नंबर प्लेट ये लिखी हुई थी? गाड़ी के सनरूफ था कि नहीं था? आपने गाड़ी को ऐसे नहीं देखा, आपने गाड़ी को पूर्णाकार में देखा, पूर्णाकार में देखा। मतलब आपने सिर्फ ये देखा कि गाड़ी रेड कलर की एसयूवी थी, ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉडल था। समझ गए आप? तो इस हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा किसने दिया? गेस्टाल्ट ने कहा आप मतलब हर चीज़ को टुकड़ों में बांटो। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, समझता है, वो पूर्णाकार में सीखता है, पूर्णाकार में समझता है। ये चीज़ गेस्टाल्ट बोलता है, ठीक है। गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है वो इस चीज़ का समर्थन करता है, ठीक है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण, पूर्ण, होल, मतलब ये इंग्लिश में होल, संपूर्ण आकृति, आकार या समाकृति कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। इसका अर्थ ये है, ठीक है। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। मतलब ये बोलता है कि ये छोटी छोटी एक क्रिया से कोई मतलब प्राणी नहीं सीखता कि एक क्रिया से ये हो गए। ये बोलता है कि जो मनुष्य का दिमाग है ना, वो मतलब अनेक जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनके मतलब समूह से कोई रिजल्ट आता है, मतलब उन क्रियाओं के। समझ गए? जैसे ये एक चीज़ को महत्व देते हैं प्रत्यक्षण। अब प्रत्यक्षण क्या है? प्रत्यक्षण है आपके संवेदना प्लस अर्थ, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण को मतलब क्या होता है? जैसे आप एकदम नॉर्मल समझना चाहो लाइट स्तर पर, तो नाम, पहचान, व्याख्या, ऐसे। और यदि प्रत्यक्षण को आप गहराई से समझना चाहते हो कि मुझे तो पूरा ही पता चलना है कि प्रत्यक्षण है क्या, प्रत्यक्षण का मतलब होता है संवेदना और अर्थ दोनों। संवेदना क्या होती है? संवेदना अपने संवेदी अंगों के द्वारा क्या होता है? कोई भी जैसे इनपुट आता है शरीर में संवेदी अंगों से। अब संवेदी अंग कौन कौन से? 5 हैं, कान, नाक, जीभ, त्वचा वगैरह। कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा। इससे हमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का क्या होता है? आभास होता है। अब सिर्फ आभास होना, संवेदना होना उस चीज़ के प्रति, तो वो ही केवल प्रत्यक्षण नहीं है। इसमें क्या शामिल है? इसमें अर्थ भी शामिल है। इसमें क्या शामिल है? अर्थ शामिल है।
समझ गए। तो अर्थ कैसे, अब अर्थ निकालने का कार्य कौन करता है, अर्थ निकालने का कार्य करता है मस्तिष्क। कौन करता है, मस्तिष्क। देखो प्रत्यक्षण आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से देखना। संवेदना, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके दो संवेदी अंग, एक आंख और एक कान, मोस्टली ये कार्य कर रहे हैं। आंखों से आप वीडियो देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। सिर्फ सुनने और देखने से ही प्रत्यक्षण नहीं होता है। प्रत्यक्षण तब होगा जब आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, साथ ही साथ आपका दिमाग अलर्ट है। दिमाग अलर्ट है मतलब आपके मस्तिष्क है वो जो देखी और सुनी हुई चीज को क्या करता है, अर्थ निर्माण करता है। उसका क्या करता है, अर्थ निर्माण करता है। तब जाकर हमें कोई भी चीज, वस्तु, कंटेंट के बारे में हमें क्या होता है, प्रत्यक्षण होता है। तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्षण। समझ गया। तो आगे देखो, ठीक है। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का क्या है, विज्ञान है। ठीक है, संगठन का विज्ञान है। गेस्टाल्टवाद में इस विचार पर बल दिया जाता है कि चीजें पूर्णतः एकीकृत रूप में अनुभव की जाती हैं। बस यही चीज मैं बोल रहा था कि भाई ये चीज ऊपर जो मैं समझा रहा था ना, वही लाइन है कि गेस्टाल्टवाद में इस विचार पर बल दिया जाता है कि चीजें पूर्णतः या एकीकृत रूप में अनुभव की जाती है। मतलब ऐसे, मतलब टुकड़ों में अनुभव नहीं की जाती, पूरा एकीकृत रूप में होता है। समझ गए आप। अब देखो आगे लिखा है, संपूर्ण। संपूर्ण मतलब कोई वस्तु पूर्णाकार में हो, सदैव अपने अवयवों के योग से अधिक होता है। बस यही मेन लाइन है। इस लाइन का मतलब ये कि भाई जो अलग अलग कोई वस्तुएं, जैसे कि टायर देख लिया आपने, थोड़ी देर बाद स्टीयरिंग देख ली, थोड़ी देर बाद में कहीं पर मतलब आप ऐसी जगह गए और जहाँ पर आपने मतलब कोई बॉडी का ढांचा देख लिया, चेसिस देख ली, ये आप पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। मतलब अवयवों के योग से अधिक, अवयवों का योग आप पर इतना प्रभाव नहीं छोड़ेगा जितना संपूर्ण एक कार डिजाइन की हुई हो और वो आप पर प्रभाव छोड़े। समझ गए आप। तो ये चीज होती है। और जो 5 फिनोमेना है ये 1912 ईस्वी में वर्दीमर ने दिया था। ये क्या प्रयोग था इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो देखो वर्दीमर ने क्या किया, एक ऐसे रूम था, रूम कैसा था बताऊं, ये प्रयोग आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस आप देखते जाओ। ये ऐसे प्रयोग, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया, पर्दा लगाकर यहाँ पर लगाई 2 लाइटें, लाइटें लगा दें। एक लाइट ये और एक लाइट ये, ठीक है। और खुद कहाँ बैठ गए, खुद बैठ गए यहाँ पर बैठा देते हैं वर्दीमर को। 1912 का चल रहा है टाइम। अब ये क्या करते थे, इनके हाथ में एक टॉर्च थी, ठीक है। तो ये क्या करते, मतलब टॉर्च क्या, एक रिमोट था। उस रिमोट में क्या होता था कि मतलब ये कनेक्शन कर रखा था लाइट का। ये रिमोट को जब चालू करते, मतलब बटन दबाते, तो एक बार ये लाइट जलती, फिर ये 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 जलती, ऐसे जल रही थी। तो इस तरफ से इन्होंने एक आदमी को बुलाया जिस पर वो प्रयोग कर रहे थे, उसको बोले आपको यहाँ खड़ा होना है और इन लाइटों को देखना है। तब अब ये क्या करते, फटाफट बटन दबाते। फटाफट बटन दबाने से क्या होता, एक बार ये जली, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे। तो फिर इससे पूछा गया कि बताओ जो लाइट है तो कब कौन सी लाइट का, लाइटों का क्या व्यवहार है। तो इन्होंने कहा कि लाइट है ना ऐसे चल रही है, ऐसे, मतलब कभी ये चलती, कभी ये चलती, कभी ये चलती, कभी ये चलती। तो उन्होंने कहा देखो मैं ये जो टुकड़ों में कभी इसको बंद कर रहा हूँ, 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 इसने ऐसा फील नहीं किया। इसने कैसा फील किया कि कभी मतलब ये ऐसे चल रही है लाइट है सर्कल में, फिर भी। तो इन्होंने इससे ये आइडिया लगाया कि मतलब जो प्राणी है वो वस्तुओं को समग्र आधार पर देखता है, ऐसे नहीं समझे। तो आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आप शादियों में कोई घर है, अब शादियों में घर सजाए हुए होते हैं लाइटों से, तो ये घर की छत है। अब इस पर जैसे यहाँ पर एक लाइट ऐसी है, फिर ऐसे 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 डिजाइन बनेगी। अब आप क्या करोगे, आप जैसे शादी में गए तो आपको ऐसे लगता है कि ये लाइट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे आगे जाती हुई दिखाई देती है ना, कि भाई ऐसे गति करती हुई दिखाई नहीं देती क्या शादियों में। या फिर ऊपर से नीचे, घर के ऊपर से नीचे तक डेकोरेशन की हुई, तो ऐसा लगता है कि ये लाइट है ना ऊपर से ऐसे नीचे की तरह झरने की तरह बह रही है। तो रियल में वो बह नहीं रही है। रियल में पहले ये चालू होती है, उसके बाद बंद, उसके बाद चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, ऐसे उनके मतलब बंद और चालू होने का क्रम ही ऐसा है कि वो आपको बहती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल में, वास्तविक रूप में, एक्चुअल में आपको वो
क्या होती है, बहती हुई दिखाई देती है। अर्थात आप उसको किसके आधार पर देखते हो, समग्र के आधार पर देखते हो। आप ऐसे नहीं देखते कि देखिए बीच वाली लाइट चालू हो गई, ये बंद हो गई, ये चालू हो गई, ये बंद हो गई, ऐसा नहीं देखते। बस यही चीज़ है, समझ गए, यही फिनोमेना था। अब देखो आगे, वर्दीमर ने प्रत्यक्षण क्या है, संवेदना प्लस अर्थ, और अर्थ निर्माण कौन करता है, मस्तिष्क। वर्दीमर ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में कार्य किया था। कोलर ने अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। सीखना के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया था कोलर ने, और कोपका ने स्मृति के क्षेत्र में कार्य किया था। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आता है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का क्या रोल है, थोड़ा व्यवहारवाद के बारे में ही देख लें। देखो भाई, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको अगले वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरिज्म, और इसके संस्थापक थे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन का टाइमिंग पीरियड था 1878 से 1958। ये क्या था, जेबी वॉटसन के ये टाइमिंग है मतलब उनका बर्थ हुआ तब से लेकर आगे, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, जेबी वॉटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। मतलब व्यवहारवाद है, मतलब जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं हो सकती। इस पूरी लाइन का मैं आपको एक एक मीनिंग बताता हूँ, एक एक शब्द का किस प्रकार से। देखो, जेबी वॉटसन ने क्या माना, ये माना कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, जो मनोविज्ञान की क्या है, विषय वस्तु है, वो व्यवहारी है, चेतना नहीं है। चेतना का इन्होंने क्या किया, व्यवहारवादियों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक है। तो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक का मतलब क्या होता है भाई, व्यवहारवादी थे। देखो, ये व्यवहारवादियों ने माना कि जो मनोविज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक है, और हम वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक होने के आधार पर ये कह रहे हैं, व्यवहारवादियों ने कहा हम मानते हैं कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ और प्रायोगिक है, इस वजह से मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो व्यवहार से स्पष्ट होती है, चेतना से नहीं। अब देखो, इन्होंने किस आधार पर चेतना का खंडन किया। उन्होंने कहा, पहली बात तो क्यों व्यवहारवादियों ने कहा कि मनोविज्ञान प्रायोगिक है, इस पर क्या किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रयोग किए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंसान के व्यवहार पर प्रयोग कर सकते हैं। इंसान कोई व्यवहार करे, हम उसके जो बाह्य प्रेक्षण होते हैं उनके आधार पर उसके बारे में क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसके व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं, उसके व्यवहार में क्या सुधार हुआ, कोई इंक्रीज डिक्रीज वो बता सकते हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें बताई जा सकती है व्यवहार के आधार पर। अतः व्यवहार के आधार पर उस इंसान को लेकर क्या किए जा सकते हैं, प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन चेतना के बारे में ऐसी कोई सिचुएशन, जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है कि हम उस पर प्रयोग कर लें वगैरह वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो चेतना के बारे में ऐसा नहीं है, इस वजह से जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो व्यवहार है, चेतना नहीं। दूसरी चीज़ थी वस्तुनिष्ठ। और ये क्या चीज़ होती है, देखो, एक होता है वस्तुनिष्ठ, समझ गए, वस्तुनिष्ठ, और एक होता है आत्मनिष्ठ, समझ गए। अब आत्मनिष्ठ में क्या होता है, जैसे चेतना वगैरह, मन का विज्ञान आया, उन्होंने कहा, उनको पूछा कि ये संरचनावाद में क्या है, बोले मन की संरचना है। तो मन की संरचना है, तो मन की संरचना के बारे में बताओ, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा अपने स्वयं में झांक कर देखो। अब वो स्वयं में झांक कर देखता है और इंसान बता रहा है, तो अब वो क्या झूठ बता रहा है, क्या सच बता रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया थोड़ी लगता है। हम बाह्य परीक्षणों के आधार पर ये तो नहीं बता सकते ना कि भाई इसकी मन की संरचना ऐसी है, ये बाह्य लक्षण देख लो, इसके मन की संरचना ऐसी है। तो मतलब बाह्य परीक्षण नहीं कर सकते किसी इंसान के बारे में जब तक वो खुद कुछ ना बोले, खुद कुछ ना बताए। तो ये इसके बारे में जो भी हम उनसे पूछते मन की संरचना के बारे में, तो उनके क्या होते, अपने मत होते थे। इस वजह से वो क्या थी, आत्मनिष्ठ थी। मतलब इसको ये सब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है, और सब्जेक्टिव इसको, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या था, वस्तुनिष्ठ में हम जो भी प्रयोग वगैरह करते हैं उनको सभी जगह क्या किया जा सकता है, व्यवहारवादी में अप्लाई किया जा सकता है। व्यवहारवादी है वो वस्तुनिष्ठ मानते थे मनोविज्ञान को। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि भाई ये सब जगह एक जैसा ही रहेगा। जैसे सब्जेक्टिव पेपर है तो ये आत्मनिष्ठ होता है। आपको पूछा गया कि हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन करो, आप अपने हिसाब से उसमें क्या कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उस पर पूरी टिप्पणी कर सकते हो। तो आत्मनिष्ठ है, ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि वो कैसे वर्णन करेगा। और यहाँ पर पूछ लें कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ और फिर 4 ऑप्शन दे दें और उनमें चूज करें, तो वो वस्तुनिष्ठ होगा, क्योंकि जो ऑप्शन राइट होगा वो सभी के लिए राइट होगा। और इसमें आत्मनिष्ठ में कोई क्वेश्चन राइट हुआ तो वो सभी के लिए अलग अलग एंगल से राइट हो सकता है, उनकी जो भाषा है वो अलग अलग हो सकती है। समझ गए। वैसे इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को हम आत्मनिष्ठ नहीं मानते, हम वस्तुनिष्ठ मानते हैं, जबकि बाकी चेतना वगैरह है वो क्या है, उसको आत्मनिष्ठ मानती है। पर्सन टू पर्सन मन की संरचना अलग अलग बताएगा और आप बताओगे कि हाँ इस इंसान की अलग, इस इंसान की अलग। ऐसा नहीं होता है। मनोविज्ञान में जो कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी आ गई तो वो सभी पर अप्लाई होगी। तो इस वजह से, और ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ये व्यवहार में देखने को मिलती है, चेतना से ये स्पष्ट नहीं है। इस वजह से चेतना का क्या हो गया, खंडन हो गया। किन के द्वारा? व्यवहारवादियों के द्वारा। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। यही फायदा है ऑनलाइन का। अब देखो, ये हो गया इनका मानना था कि मनोविज्ञान, एक सेकेंड, इनका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, मनोविज्ञान, इनका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार ही हो सकता है, चेतना नहीं। इस लाइन का अर्थ मैंने यहाँ पर डिटेल से बता दिया, ठीक है। आगे देखो, वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। तो कैसे जन्म दिया इसके बारे में देखिए। तो उद्दीपक अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक अनुक्रिया जो रीट में पढ़ के आए हैं उनको तो अच्छे तरीके से मालूम है कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। तो उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक जैसे कोई टारगेट होता है, लक्ष्य, और अनुक्रिया हम उस लक्ष्य को लेकर कोई क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो अनुक्रिया में काउंट होती है। अब बताओ कैसे? जैसे यहाँ पर एक बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है। अब इस बिल्ली के सामने यहाँ पर क्या रखा हुआ है? भोजन रखा हुआ है, ठीक है, भोजन रखा हुआ है। तो भोजन है वो बिल्ली के लिए क्या है? उद्दीपक है। और उस भोजन को हासिल करने के लिए या उस भोजन के प्रति बिल्ली के द्वारा जो जो क्रिया की जाती है वो किसके अंतर्गत काउंट होगी? अनुक्रिया के अंतर्गत काउंट होगी, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो, तो वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। और भी आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भाई उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक को देखता है और प्राणी लगातार अनुक्रिया करता है, तो इस वजह से वो क्या करता है, इसको प्रयास व त्रुटि भी बोलते हैं। मतलब वो प्रयास करता है, उससे गलतियां होती जाती है, और जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे त्रुटियों की संख्या कम होती जाएगी, और अंततः उसमें क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, अनुबंधन या ऐसे, मतलब प्रयास और त्रुटियां, मतलब प्रयास और त्रुटि का ये खेल चलता रहेगा, तो उसको अधिगम हो जाएगा, उस चीज को इंसान अच्छे से सीख जाएगा। ये आगे डिटेल से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई। प्रेक्षण, एक तो प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन। और इन्होंने अनुबंधन को भी क्या दिया था, महत्व दिया था। परीक्षण होते हैं टेस्टिंग, और शाब्दिक रिपोर्ट, ये वर्बल रिपोर्ट होती है, मतलब शब्दों के आधार पर हम किसी जो प्रेक्षण है उसकी क्या कर देते हैं, रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है। वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में निरीक्षण योग्य व्यवहार पर बल दिया, वे प्रायोगिक विधि को महत्वपूर्ण माना। इस लाइन का मतलब क्या है? तो वैसे तो आप सभी बीएड स्तर के हो तो आपको लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर भी मैं बता दूं कि वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु की, भाई मनोविज्ञान क्या है, के रूप में निरीक्षण योग्य व्यवहार भी कौन सा? व्यवहार भी वो व्यवहार जो निरीक्षण योग्य व्यवहार हो। तो निरीक्षण योग्य व्यवहार में क्या आता है? तो निरीक्षण योग्य व्यवहार में आता है एक ऐसा व्यवहार जिसका आप क्या कर सको, निरीक्षण कर सको। आप उसको लगातार, मतलब उनको देख सको, उनके आधार पर ये बता सको कि भाई इसमें सुधार हो रहा है, इसमें खराबी हो रही है, वगैरह वगैरह। ऐसे व्यवहार, निरीक्षण योग्य व्यवहार। और प्रायोगिक विधि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्या करो, प्रयोग करो, प्रयोगों के द्वारा इस व्यवहार को क्या करो, सिद्ध करो,
और इसके बारे में आउटपुट लाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक तो निरीक्षण योग्य व्यवहार और प्रयोग, इनको महत्व दिया था वाटसन ने। ठीक है। और वाटसन का लेख है मनोविज्ञान तथा व्यवहारवादी। मनोविज्ञान तथा व्यवहारवादी, ये किसका लेख है? ये लेख है वाटसन का। 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक जर्नल में 1913 में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। कैसे? एक मिनट। ठीक है। इनका लेख का नाम था मनोविज्ञान तथा व्यवहारवादी। मनोविज्ञान तथा व्यवहारवादी 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक जर्नल। तो इस जर्नल का नाम, ये इसको जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल ऐसे इंग्लिश में ऐसा आता है जर्नल। तो ये जर्नल साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक जर्नल था, 1913 में प्रकाशित हुआ। और उसमें वाटसन का एक लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख का नाम था मनोविज्ञान तथा व्यवहारवादी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, फैक्ट। ठीक है। इनकी बुक भी थी। तो इनकी बुक एक तो थी व्यवहारवाद जो 1925 में आई, एक थी मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी के दृष्टिकोण से, और एक थी इनकी तुलनात्मक मनोविज्ञान का परिचय जो 1914 में आई थी। तो ये इनकी बुक्स थी। और इनका एक कथन भी था, वाटसन का बहुत पॉपुलर कथन था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि मैं उसे डाकू भी बना दूंगा। ये बहुत ही पॉपुलर जो क्योट्स है, इनका जो कथन है, ये स्टेटमेंट आपने भी बार बार पढ़ा होगा, इसको ध्यान में रखना। ये किसने कहा था? ये वाटसन ने कहा था। ठीक है। और व्यवहारवाद के समर्थक कौन थे? थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, गुथरी, हल, टोलमैन, बांडुरा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ थी। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज एक तो हमने गेस्टाल्टवाद पढ़ा, गेस्टाल्टवाद, और एक हमने पढ़ा व्यवहारवाद। अब आज के वीडियो में बस इतना ही है। ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिए, और वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपके टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको कल मिलेगा, नेक्स्ट डे मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास नंबर 7 आएगी आपके, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपका लगातार वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। ऐसे नहीं है कि मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो डाल दिया तो आप उसको आधा देखो फिर देखो ही नहीं, ऐसे नहीं। छोटे छोटे वीडियो हैं, आराम से कंप्लीट कीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा 43 वीडियो में आपकी सेकेंड ग्रेड में जितनी भी राजस्थान हिस्ट्री लगती है, राजस्थान हिस्ट्री, वो कंप्लीट करवाई जा चुकी है। उसकी पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पर उपलब्ध है। और राजस्थान हिस्ट्री के ये 43 के 3 वीडियो प्ले लिस्ट में आपको पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध हैं, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।